हाँ सुजन्या, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको आरसी सर्किट पढ़ा रहा हूं और आरसी सर्किट में मैंने आपको स्टडी स्टेट वाले क्वेश्चंस करा दिए थे काफी सारे। तो आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी क्या बेटा, बताओ। हाँ एससीवी में तो कोई डाउट हो तो उसमें बताओ कुछ एससीवी में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उस देखो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो स्टडी स्टेट के क्वेश्चन होंगे। स्टडी स्टेट का मतलब होता है, स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में मैंने आपको बताया था यदि आप किसी कैपेसिटर को एक बैटरी से की के द्वारा आप की को ऑन करते हो तो ये क्या चार्ज होने लगता है। तो इस पे जो चार्ज है वो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और क्यू नॉट तो होगा मैक्सिमम चार्ज और टाउ होता है आरसी। ये बात है, क्लियर है क्या बात। तो मैक्सिमम चार्ज, बोर्ड पे देखो ध्यान से, मैक्सिमम चार्ज की स्थिति में यानी कि टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, मैक्सिमम चार्ज की स्थिति में इस पर जो पोटेंशियल होगा, ये वी वोल्ट की बैटरी है तो यहां तो जीरो है, यहां वी है, और यहां भी कितना होगा वी वी, और ये वी वोल्ट की बैटरी, और यहां जीरो है और इसमें कोई करंट नहीं है जीरो। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना जाता है वी, सारा का सारा पोटेंशियल वी, और चार्ज कितना हो जाएगा सी इंटू वी। आ रही है बात समझ में। तो ये है, तो इसका मतलब ऐसे होता है देखो, जैसे ये हो गया चार्ज क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी यूरा, ये मैक्सिमम चार्ज। तो जीरो से मैक्सिमम चार्ज तक पहुंचने में काफी समय लगता है। और ये जो मैं स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं, स्टडी स्टेट की बात, स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट का मतलब होता है जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, यानी टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर, है ना, जब चार्ज इसमें क्यू नॉट सीवी मैक्सिमम चार्ज आ चुका है, तो स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं अभी। लेकिन स्टडी स्टेट से पहले भी तो समय है, जीरो से क्यू नॉट जाने में कुछ समय लगेगा। आ रही है बात समझ में। तो अब मैं इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है और उस कैपेसिटर को आप हटा भी सकते हो ऐसे ही करके। अब हम बात करते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब ड्यूरिंग चार्जिंग, उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपको, जैसे ये है हमारे पास, ये आरसी है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में लिख देता हूं, ये आर है, ये सी है, ये वी वोल्ट की बैटरी है और ये की है। तो मैक्सिमम चार्ज होने में कुछ समय लगेगा, तो मेरे को वो समय बताना है जब इस पे चार्ज कितना हो जाए, मैक्सिमम चार्ज का आधा हो जाए। एट टी इफ ऐसे, इफ एट टी इज इक्वल टू जीरो की के इज क्लोज्ड, find the time when charge on capacitor becomes first half of its maximum value, दूसरा 1/3 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हमें वो समय बताना है जब इसमें मैक्सिमम चार्ज हो, वो तो क्यू है, लेकिन Q/2 होने में कितना समय लगेगा, ये हमें टाइम बताना है। तो कैसे करेंगे हम, मैं आपसे पूछा हूं टाइम। देखो अगर जो मैं इस पे कैपेसिटर पे Q की वैल्यू लिखूं, हाँ भाई
तो Q कितना होगा? Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC होता है। वो ये कह रहा है फर्स्ट में कि चार्ज कितना हो जाए, चार्ज हो जाए मैक्सिमम वैल्यू का हाफ। तो कितने समय बाद होगा देखो, तो Q नॉट बाय 2 इजकल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC, ये कट जाएगा 1/2 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC, ये आएगा -1/2, ऐसे लिखेंगे ना इसे, माइनस टी अपॉन RC -1/2 t अपॉन RC, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, t अपॉन RC इजकल टू 1/2 ln e की पावर माइनस t अपॉन RC इजकल टू ln 1/2, तो माइनस टी अपॉन RC इजकल टू माइनस ln 2, ये कट जाएगा, तो t इजक्वल टू RC ln 2 इज द टाइम। t इजक्वल टू RC ln 2 बाय टाइम के बाद इस पर चार्ज Q नॉट बाय 2 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू का 1। देखो अब सेकंड केस में हमें यह बताना है टाइम। ये तो टाइम हो गया कितना, RC ln 2, RC ln 2 पर Q/2 हो जाएगा, है ना। तो हमें यह बताना है कि Q नॉट बाय 3, ये Q नॉट बाय 3, ये Q नॉट बाय 2 किस टाइम पर होगा। तो क्या करेंगे हम, Q को Q नॉट बाय 3 रख देंगे, बस दैट्स इट। तो हो जाएगा Q नॉट बाय 3 इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर t अपॉन RC, ये कट जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन RC, इधर जाएगा -2/3 t अपॉन RC इक्वल टू e की पावर माइनस t अपॉन RC इक्वल टू ln 2/3 इक्वल टू माइनस t अपॉन RC, ln 3/2 इक्वल टू माइनस t अपॉन RC, तो टाइम इक्वल टू RC ln 3/2। तो जो टाइम है वो RC ln 1.5 सेकंड के बाद इसमें चार्ज Q नॉट बाय 3 हो जाएगा, ऐसे है। तो इसे बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब है कि t बराबर 0 से लेके इनफाइनाइट, t बराबर 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में जो स्टेट होती है ना, जैसे मतलब चार्ज बढ़ रहा है, तो इस स्टेट को ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। और जब इनफाइनाइट पर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो मतलब ये तो फिर फुल्ली चार्ज हो गया, कोई करंट भी नहीं फ्लो होगी इसमें। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ऐसे करके है। मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं आपको चार्जिंग का, है ना। और फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखो फॉर एग्जाम्पल ए 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is connected to 10 volt battery, 10 volt battery through a resistance 100 ohm, 100 ohm. Find the charge on capacitor after 3 millisecond after the connection made। क्लियर है क्या बात? ये है क्वेश्चन। कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के थ्रू हमने एक बैटरी के द्वारा, एक की के द्वारा कनेक्ट कर दिया, और रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, कैपेसिटेंस कितनी है 30 माइक्रोफैराड। तो जब कनेक्शन मेड करे, कनेक्शन मतलब की को हमने क्लोज करा, तो बैटरी कितनी है हमारी 10 वोल्ट की बैटरी है। तो ये कह रहा है कि कैपेसिटर और टी बराबर 3 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड का मतलब 3 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड के बाद उस पर चार्ज कितना होगा। तो चार्ज तो पता है हमें कैसे होता है चार्ज, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी Q नॉट 1 माइनस e की पावर -t अपॉन RC होता है।
तो क्यू नोट कितना होता है? क्यू नोट जो होता है चार्ज, मैक्सिमम चार्ज हो जाता है जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, यानी स्टडी स्टेट में, और वो वैल्यू होती है क्यू बराबर सी इंटू वी इस केस में। और सी की वैल्यू कितनी है? 30 माइक्रोफेरेड। और वी की वैल्यू कितनी है भाई? 100 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका 300 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 0.3 मिलीकूलम इज द मैक्सिमम चार्ज। ये तो मैक्सिमम चार्ज रहेगा ही सही, लेकिन मैक्सिमम चार्ज होने में कुछ समय लगता है ना। तो टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है आपको 1 मिली सेकेंड। 3 मिली सेकेंड पर यदि आपको चार्ज निकालना है तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 0.3 मिलीकूलम। 1 माइनस, हाँ भाई, आरसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, आर इंटू सी। तो रेजिस्टेंस कितना है? 100। और सी कितना है इसमें? 30 माइक्रोफेरेड। तो ये हो गया 300 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये आरसी है, यही है टाइम कांस्टेंट। तो क्यूटी जो होगा वो क्यू नॉट, क्यू नॉट की वैल्यू तो ये है 1 माइनस सी की पावर माइनस टी। और टी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन आरसी, 300 इंटू 10 की पावर माइनस 6। क्लियर है क्या बात? क्यू नॉट की वैल्यू मैं बाद में रख दूंगा। ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 को डिवाइड करना है 300 इंटू 10 की पावर माइनस 6 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 0.3, यानी ई की पावर माइनस 1 अपॉन 10 आ जाएगा। इतना ही आएगा? नहीं, ऐसे है। अब ई की पावर 10 थोड़ा गलत बैठ रहा है मेरे ख्याल से, 3 मिली सेकेंड। थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन, ई की पावर 1 आनी चाहिए। तो एक मिनट रुक जाओ बस, मैं थोड़ी वैल्यू चेंज कर दूंगा इसकी। 300, ये तो सही है ना। और आरसी की वैल्यू कितनी होगी? आर 100 ओम है और सी है 30 माइक्रोफेरेड, तो ये 3000 आएगा, है ना। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 3000 यहां पे आएगा 3000 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और ये कितना जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 1, तो यहां पे 1 आएगा ये रहा। तो क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। अब 1 अपॉन ई की वैल्यू हमें पता होती है, जैसे ये उसकी वैल्यू होती है 2.71 और ये होगी आपकी 2.71, ये होगी आपकी 0.36 और ये हो जाएगा आपका 0.663, इतना हो जाएगा। और क्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है अपने को, तो जो Q होगा वो Q नॉट इंटू 0.63 और Q नॉट की वैल्यू है 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम, 0.63 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 9 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 190 लिख सकते हैं इसे, है ना। इसको 189 माइक्रो कूलम, और इसे हम 190 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं। देखो इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं। ए 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, टू ए बैटरी, है ना। एंड आफ्टर कनेक्शन मेड, आफ्टर कनेक्शन मेड, आफ्टर कनेक्शन मेड एट टी इज इक्वल टू 12 millisecond, at t is equal to 12 millisecond, the charge on capacitor becomes, एक मिनट रुको, becomes 0.12 millicoulomb, 0.12 millicoulomb. Find the resistance, find the
रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना, 0.12 मिली कूलम, है ना, Q बराबर C इंटू V, तो 0.24, सही बात है। आपको रेजिस्टेंस बताना है। 40 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, और कनेक्शन के 12 मिली सेकेंड के बाद कैपेसिटर पर चार्ज 0.12 मिली कूलम हो जाता है, 0.12 मिली कूलम। तो आपको सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ट्रांजिएंट कंडीशन, ट्रांजिएंट स्टेट वाले ही क्वेश्चन। ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, और ये है आपकी बैटरी। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है ना, और कैपेसिटर है आपका 40 माइक्रोफैरड का, सही है, और टाइम टी दे रखा है 12 मिली सेकेंड, है ना। करो कोशिश, देखो इधर चार्ज Q नॉट 1 माइनस सी की पावर माइनस टी अपॉन आर सी होता है ना, तो इस पे चार्ज जो है इनिशियल चार्ज कितना होगा, अरे इधर देखो बोर्ड पे, चार्ज कैपेसिटर पे धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है यूं करके, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बराबर 0 पर चार्ज कितना है, तो 0, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर जो चार्ज होता है वो Q नॉट मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, और Q नॉट की वैल्यू कितनी होती है, C इंटू वी, और C कितना है 40 माइक्रोफैरड इंटू वी कितना है 6, तो 6 चौक 24 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 0.24 मिली कूलम विल बी द मैक्सिमम चार्ज। अब मैक्सिमम चार्ज तो इतना हो गया, अब वो कह रहा है कि चार्ज जो हो जाए 0.12 हो जाए, तो मैक्सिमम चार्ज तो हो गया 0.24 मिलीकूलम, 0.24 मिलीकूलम। अब अपने को यह समय बताना है कि जब चार्ज कितना हो जाए 0.12 मिलीकूलम हो जाए, देन वी हैव टू फाइंड दिस टाइम। ठीक है, तो जो चार्ज होगा ये रख देंगे 0.12 मिलीकूलम, और मैक्सिमम चार्ज होता है 0.24 मिलीकूलम 1 माइनस टी अपॉन आर सी, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन आर सी, ये हो जाएगा -1/2 टी अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी ln2 टी अपॉन आर सी, तो टाइम होगा आर सी इंटू ln2, ये तो आ जाता है ना। मैक्सिमम चार्ज का आधा ln2 आर सी होता है। अब इसकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहां पे, आर की वैल्यू, अच्छा टाइम तो दिया हुआ है हमें, टाइम कितना है 12 मिली सेकेंड, ये रहा टाइम, और आर की वैल्यू निकालनी है, और सी की वैल्यू कितनी है 40 माइक्रोफैरड, और ln2 की वैल्यू कितनी है भाई, ln2 की वैल्यू और रख लेना इसमें, तो जो R होगा वो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन ln2, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम। तो मैं इसे साफ कर देता हूं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, सीधा सीधा एससी वर्मा से आप क्वेश्चन कर लो। एससी वर्मा की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 65 निकाल लो इसे, तो पता लगेगा अपने को अभी कैसे कर रहे हैं। 65, क्वेश्चन नंबर 65, है ना, ये है आपका द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, द प्लेट ऑफ कैपेसिटर 10 microfarad charged to 60 microcoulomb are joined by a wire of resistance, by a wire of resistance 10 ohm at t is equal to 0. Find charge on capacitor,
at first point, t is equal to 0, second point, 30 microsecond, third point, 120 microsecond, fourth point, t is equal to 1 मिलीसेकेंड। ये क्वेश्चन है, ये बेटा ये क्वेश्चन तो है, नहीं 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 नहीं, डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी से लगेगा, ये है ना, डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है। मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें, इसे बाद में करेंगे, डिस्चार्जिंग पढ़ाने के बाद, है ना। कर सकते हो वो बात अलग है, लेकिन मैं ही कराऊंगा तो ज्यादा सही है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 66 में कैपेसिटेंस दे रखा है 8 माइक्रोफैरड, is connected to a battery of 6 volt और through a resistance 24 ohm। आपको क्या निकालना है? फाइंड करंट इन द सर्किट, है ना। ए, जस्ट आफ्टर कनेक्शंस आर मेड, और सेकेंड पॉइंट है आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। आप ट्राई कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, ड्यूरिंग चार्जिंग करंट जो होती है इस तरीके से वेरी करती है, ये मैंने आपको बताया है। ड्यूरिंग चार्जिंग करंट जो होती है वो आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी, है ना। जैसे आरसी सर्किट होता है और जब हम इसमें करंट देखते हैं आई, तो पहले तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है, मैक्सिमम करंट, फिर धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिके हो जाती है, और फाइनली करंट कितनी हो जाती है? फाइनली करंट 0 हो जाती है। क्लियर है क्या बात? और जो मैक्सिमम करंट होती है वो V अपॉन आर होती है। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था तो आप उसमें चेक देखो, आई नोट की वैल्यू देखो, ध्यान से देखना बेटा, t बराबर 0 पर कैपेसिटर कैसे वर्क करता है? कैपेसिटर वर्क करता है शॉर्ट सर्किट, तो इसमें जो मैक्सिमम करंट होगी वो V अपॉन आर यानी 6 अपॉन 24 यानी 1/4 एम्पियर फ्लो होती है। सही है। तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन आर मेड फर्स्ट, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर करंट होती है कितनी? आई नॉट। और आई नॉट की वैल्यू क्या होती है? सर्किट में वोल्टेज कितना है? V, और रेजिस्टेंस कितना है? R। तो ये हो जाती है V अपॉन आर यानी कि 6 अपॉन 24 1/4 एम्पियर। क्लियर है बात? तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन आर मेड द करंट इज 0.25 एम्पियर। ओके, जस्ट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट पूछा है सेकंड, तो जस्ट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, ये तो t बराबर 0 पर पूछा था। अब दूसरा पूछा है उसने एट t इज इक्वल टू आरसी, ये होता है वन टाइम कांस्टेंट। t इज इक्वल टू टाउ क्या होता है? वन टाइम कांस्टेंट। अगर जो आफ्टर 2 टाइम कांस्टेंट पूछता तो हम t बराबर 2 टाउ रखते। तो अभी इसने पूछा है टाउ, पहले मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। चलो, मतलब t इज इक्वल टू आरसी पर पूछा है, तो देखो यहां पे मैं इसे साफ कर देता हूं, यहां पे है ना। तो सेकेंड पार्ट में करंट जो होगी, हाँ भाई, वो आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी और आई नॉट माइनस टी, टी की जगह क्या रखूं? आरसी अपॉन आरसी, ये कट जाएगा। आई नॉट ई की पावर -1, आई नॉट 1 अपॉन ई, और 1 अपॉन ई की वैल्यू 0.36 होती है। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी थी? ये होती है 0.25, और डिवाइड कर देंगे 0.36 से, और सॉरी ये तो होती है 1 अपॉन 2.71 और मल्टीप्लाई बाय 0.36, यानी कि 1/4 इंटू 0.36,
तो ये जाएगी 0.04936, ये आ जाएगा एम्पियर। दिस इज द 0.09 इज द करंट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 67। कैपेसिटर एरिया दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेशन दे रखा है 0.1 मिलीमीटर दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है बैटरी का 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस दे रखा है 16 ओम। क्या फाइंड करना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। At t is equal to 10 nanosecond after connection are made। ये है क्वेश्चन। ये देखो, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो यदि ये कैपेसिटर की दो प्लेट हैं और यहां पे प्लस 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 और यहां माइनस माइनस चार्ज आता है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर है, इसे हमने एक बैटरी के द्वारा एक रेजिस्टेंस में ऐसे लगा दिया और ये की लगा दी। समझ में आ रही है नहीं बात? रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 16 ओम। तो जब आप की को, वोल्टेज की बैटरी है 2 वोल्ट, जब आप लगाओगे तो इसकी प्लेट पे जो चार्ज जाएगा वो टाइम के साथ 1 माइनस टी अपॉन आरसी के हिसाब से वेरी करता है। तो पहले चार्ज निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आ जाएगी, तो चार्ज पता होना चाहिए आपको। तो जो चार्ज होगा टी, है ना भाई? सॉल्यूशन लिख लेना, ये चित्र भी बना लेना आप साइड में। तो पहले तो सी निकालो आप, सी की, चलो सी बाद में देख लेंगे, पहले 10 नैनो सेकेंड पर Q2 इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो सी तो निकालनी पड़ेगी, तो सी निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से। तो एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, एरिया है 40 इंटू 10 की पावर माइनस 4, डिस्टेंस है 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सही है ना? अच्छा, अब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 8.85 इंटू 40 से गुणा करेंगे इंटू 5 अपॉन 4, तो 5 चौक 20, यहां से लग गया 2, 8 चौक 32 और 2 34, 8 चौक 32 और 3 35, 8 चौक 32 और 2 34, यहां से लग गया 3, 8 चौक 32 3 35। ये आ गया आपका 354, है ना भाई? और इंटू 10 की पावर माइनस 12 आएगा, क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा। ये आ गया सी की वैल्यू। सही है? अब क्यू नोड जो होगा, क्यू नोड मैक्सिमम चार्ज होगा, और ये होता है सी इंटू वी। तो सी है 354 और वी कितना है? वी है 2, तो ये आ जाएगा 8 और 7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम। ये आ गया मैक्सिमम चार्ज, ये आ गया कैपेसिटेंस। सही है? तो t बराबर 10 नैनो सेकंड पर अपने को क्या निकालना है? चार्ज निकलेगा। तो Q नॉट की वैल्यू कितनी है? 708 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 1 माइनस टी। हाँ भाई, t की वैल्यू 10 नैनो सेकेंड का मतलब ये होता है। और R और C की वैल्यू भी निकालनी है अपने को। इधर देखो, R कितना है? 16, और C कितना है? 354 इंटू 10 की पावर माइनस 12। थोड़ा कैलकुलेटर का सहारा भी लेना पड़ सकता है अपने को। चलो, अपॉन 16, देखो ये आएगा आपका
5.66 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। आरसी की वैल्यू कितना, 5.66 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। 1 माइनस 10 अपॉन 5.66, यार कुछ 10 डिवाइडेड बाय 5.66, 708 इंटू 10 की पावर -12, 1 पॉइंट ई की पावर -1.76। ये है 708 इंटू 10 की पावर -12, 1 अपॉन 5.81, 1 डिवाइडेड बाय 5.81, या क्या 0.72। तो जो टाइम आएगा, चार्ज आएगा, वो आएगा 70 इंटू 10 की पावर -12 और 1 माइनस 0.72, है ना। और ये तो क्यू नॉट चल ही रहा है, चलो तो क्यू नॉट चल ही रहा है, तो क्यू नॉट है ना ये, तो यहां देखो -1, या गया 0.827, या गया क्यू। तो जब यहां पे क्यू आ गया, है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू है क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0.827। क्लियर है के बात। और क्यू नॉट की वैल्यू होती है C इंटू वी, है ना, और C होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी। और क्यू नॉट की वैल्यू मैंने यहां पे रखता हूं, मैं इसे यूज नहीं कर रहा अभी, अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, है ना, ये कट गया, और A अपॉन डी 0.827। हाँ भाई, A की वैल्यू कितनी है, 40 इंटू 10 की पावर -4, डी की वैल्यू है -4, ये है -4 10 की, और ये है 0.827, से कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 40 करूंगा तो आ जाएगा 33 न्यूटन पर कूलम। तो यहां पे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन Q जो होगा, अच्छा C इंटू वी भी तो करना है ना अपने को। ये जो Q नॉट था, Q नॉट C इंटू वी था, और यहां पे V भी तो करेंगे। Q नॉट था C इंटू वी, ये V भी करेंगे यहां पे ऐसे, और V की वैल्यू कितनी है 2, तो आएगा 2, तो लेकिन ये तो और चेंज हो जाएगा, और एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या 40 मीटर स्क्वायर है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 0.11, ये तो 10 से कम ही आएगा, 1 से। चलो देखता हूं इसे मैं, है ना, मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा भी, देखो मैं इसे बाद में सॉल्व करके आपको हेल्प करूंगा इससे, है ना। ये है, चलो ठीक है। एससीवी में थोड़े से कैलकुलेशन भी हैं ये सवाल, लेकिन अपने को आने चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होंगे, यदि आप सोचते हो। क्वेश्चन तो एससीवी में दिए हुआ है, लेकिन ये बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होगा, है ना, इसका कोई तरीका नहीं है कैलकुलेटर के बिना। जैसे ये कैलकुलेशन बनेगी ना ई की, तो जब कभी 1/e आएगा तो 0.36 तो हम लिख लेंगे इसे, या e आएगा 2.71 लिख लेंगे, 2/e आएगा तो 2 इंटू 0.36 लिख लेंगे। लेकिन अगर जो इस तरीके से आएगा e की पावर माइनस, तो इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है बिना कैलकुलेटर के। तो कैलकुलेटर तो हमें यूज करना ही पड़ेगा इसमें, है ना। लेकिन आंसर हमारा सही नहीं आ रहा, अभी देख लेंगे चेक करके बाद में। अच्छा, अभी और देखो क्वेश्चन, ट्रांजिएंट स्टेट के ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल
ट्रांजिएंट स्टेट। पहले आप मेरे को ये देखो, जब ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है और ये बैटरी है, तो जब आपने इसमें लगाया तो चार्ज जो है वो Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी होता है। तो अगर जो मैं आपसे पूछूं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना आएगा? Q इज इक्वल टू सी इंटू वी से V बराबर Q अपॉन सी। तो जो VC आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, तो कितना आएगा? VC जो आएगा Q अपॉन सी, ये मैंने आपको करा भी रखा था, Q नॉट अपॉन सी 1 माइनस टी अपॉन आर सी। और Q नॉट की वैल्यू कितनी होती है? Q नॉट की वैल्यू होती है C इंटू वी 1 माइनस टी अपॉन आर सी। C से C कट जाएगा, तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो ऐसे होता है। यानी कि अगर जो हम ग्राफ खींचें किसका, वोल्टेज के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वर्सेस टाइम का, तो t बराबर 0 पर वोल्टेज कितना होगा कैपेसिटर के अक्रॉस? 0। यहां रखेंगे ना, कैसे हो जाएगा? v 1 माइनस ई की पावर माइनस 0 1 माइनस 1 0। और t इक्वल टू इनफाइनाइट पर जो वोल्टेज होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट v। तो इस तरीके से वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर का t बराबर 0 पर और t बराबर इनफाइनाइट पर वेरी करता रहता है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। हमने देखा कि इस पे चार्ज जो है वो भी टाइम के साथ वेरी करता है, तो वोल्टेज भी तो टाइम के साथ वेरी करेगा, समझे ना बात? और इसे ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिएंट। और स्टेडी स्टेट यहां पे आती है फाइनल पे, t बराबर इनफाइनाइट पे। तो क्या मेरे को आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज बता सकते हो? हां, बता सकते हैं। ये तो हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। अब लिखो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस I इंटू आर। करंट भी तो इसके अंदर जो करंट होती है वो I नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी वेरी करती है। तो जब इसके अंदर करंट वेरी कर रही है तो वोल्टेज भी तो वेरी करेगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो टाइम के फंक्शन में वोल्टेज होगा वो होगा I नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू आर। और जो I नॉट की वैल्यू होती है वो V अपॉन आर होती है। तो V अपॉन आर टी अपॉन आर सी इंटू आर से आर कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी होता है, ऐसे करके। तो रेजिस्टेंस देखो, कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होगा वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है, और जबकि रेजिस्टेंस पर, अगर ये तो कैपेसिटर के लिए है, किसके लिए है? कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर। लेकिन अब इसमें देखना t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होगा? v होगा, e की पावर माइनस 0 और ये हो जाएगा v। यानी t बराबर 0 पर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज होगा ऐसे, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर जब करंट ही 0 हो जाएगी, e की पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, और एक्सपोनेंशियली डिके करता है। बोर्ड पे देखो ऐसे, तो ऐसे करेगा। थोड़ा सुंदर बना देता हूं, जो ये ऐसे करेगा, ये ऐसे, है ना, ऐसे करके ये वोल्टेज होगा किस पर? रेजिस्टेंस पर। तो वोल्टेज रेजिस्टेंस पे एक्सपोनेंशियली डिके होता जाता है, इस पर तो वोल्टेज डिके होता जाएगा, और कैपेसिटर पर वोल्टेज बढ़ता जाएगा। फाइनली रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि उसमें करंट भी क्या हो जाएगी? 0, इस वजह से। तो ये वोल्टेज का वेरिएशन है रेजिस्टेंस पर, ये वोल्टेज का वेरिएशन है कैपेसिटर पर। तो यहां पर एक समय ऐसा होगा, यहां पर देखो, जब आप की को लगाते हो तो कैपेसिटर पर वोल्टेज
धीरे धीरे बढ़ता है और इस पे धीरे धीरे कम होता है। तो एक समय ऐसा होगा कि जब कैपेसिटर पर और रेजिस्टेंस पर वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, तो वो हमें समय निकालना है। क्लियर है क्या बात? तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लिखो, एक कैपेसिटर C is connected with resistance R, with resistance R, by a battery, EMF V. Find the time when potential difference across capacitor becomes equal to potential becomes equal to potential difference across resistance in RC सर्किट। बताओ, मैं बता देता हूं, ध्यान से समझो आप इसे। अरे ये बहुत ही अच्छा मतलब मैथमेटिक्स है, बहुत ही अच्छी फिजिक्स है, जो आपको इंजीनियरिंग में जब आप पढ़ोगे ना किसी ब्रांच से, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये। जब आप की को लगाते हो तो इसके बीच इस पर चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है, तो पोटेंशियल भी बढ़ता है, और Vc जो होगा V0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC, याद रखना। और करंट इसमें मैक्सिमम होती है और धीरे धीरे करंट कम हो जाती है, तो जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज लिखेंगे तो IR, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा V e की पावर माइनस टी अपॉन RC। ये है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये है रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस धीरे धीरे कम होता है। t बराबर 0 पर कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं होता, और t बराबर 0 पर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज, ये V था ना, t बराबर 0 पर सारा का सारा वोल्टेज इस पे होता है। चलो ठीक है, वो तो बात, वो ये कह रहा है कि ऐसा समय बताओ जब Vc और VR दोनों बराबर हो। तो बता सकते हो कैसे करेंगे? हां बता सकते हैं, कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए तो रफ है, ये तो पहले ही बना हुआ है, तो समझाने के लिए है। आप यहां से देखो, Vc को क्या करना है हमें, VR के बराबर। Vc है V1 माइनस टी अपॉन RC इज इक्वल टू V e की पावर माइनस टी अपॉन RC। तो V से V कट जाएगा, T अपॉन RC, ये हो जाएगा 2 e की पावर माइनस टी अपॉन RC, 1/2 e की पावर माइनस टी अपॉन RC, ln 2 T अपॉन RC, और T इज इक्वल टू RC ln 2। इतने समय के बाद, ये और भी कुछ समय था ये जब, है ना, तो इतने समय के बाद कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पर वोल्टेज इक्वल होगा। और इक्वल पता है कितना होगा, V में से V/2 इधर चला जाएगा, V/2 इधर चला जाएगा। तो देख लो, चाहे e की पावर माइनस टी अपॉन RC की वैल्यू 1/2 है ना, तो आप यहां पे 1/2 रखो, तो कितना है V/2, और यहां पर भी इसकी वैल्यू कितनी रखो 1/2, तो ये भी कितना है 1/2। तो V में से V/2 इधर, V/2 इधर, कितने समय के बाद, कनेक्शन मेड करने के RC ln 2 के बाद कितना समय होगा, ये होगा RC ln 2 समय। C और R पर वोल्टेज, इसमें आप मेरे को ऐसा भी बता सकते हो कि वो टाइम बताओ जब कैपेसिटर पर वोल्टेज 1/3 हो, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज 1/3 हो कैपेसिटर का। लिख लो क्वेश्चन, यहां पे लिख लो, इन अबव क्वेश्चन also find time when voltage across capacitor becomes
becomes 1/3 becomes 1/3 1/3 become 1/3 that of on resistance हमें वो समय बताना है जब कैपेसिटर पर वोल्टेज 1/3 हो जाए रेजिस्टेंस पर, तो वो समय बताना है अपने को। तो बता देंगे वो भी। अरे VC की वैल्यू तो 1 माइनस ई की अपॉन टी अपॉन आरसी होती है, और VR एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी होती है। दैट्स इट। तो V कट जाएगा। अब इधर 3 माइनस 3 की पावर माइनस टी अपॉन आरसी माइनस टी अपॉन आरसी, ये उधर चला जाएगा। 4 ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी 3/4 ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी ln 3/4 माइनस टी अपॉन आरसी माइनस ln 4/3 माइनस टी अपॉन आरसी, माइनस से माइनस कट जाएगा। t इज इक्वल टी अपॉन आरसी इज इक्वल टू ln 4/3 t इज इक्वल टू आरसी ln 4/3 पर वोल्टेज जो होगा यहां पर कैपेसिटर पर वोल्टेज इतना होगा और रेजिस्टेंस पर वोल्टेज इतना ज्यादा हो जाएगा। तो यदि ये डिस्टेंस x है तो ये 2x होगी। देखना इस तरीके से। चलो, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर पर वोल्टेज रेजिस्टेंस पर वोल्टेज समय के साथ चेंज होता रहता है। कैपेसिटर पर वोल्टेज बढ़ता जाता है, रेजिस्टेंस पर कम होता जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है कि कैपेसिटर पर 1/4 हुआ, या ऐसे पूछ लेगा बताओ समय कि रेजिस्टेंस पर वोल्टेज कैपेसिटर का 1/4 है, तो वो टाइम यहां पे आएगा क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है, ये x है और ये 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, ये है कहने का मतलब। तो दिस इज द चेंज इन वोल्टेज एज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अब मेरे को आप एक कॉन्सेप्ट बताओ, यदि ये रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट I फ्लो होती है, तो इस रेजिस्टेंस से क्या निकलती है भाई? हीट निकलती है, हीट। तो हीट कितनी होती है पता है आपको? इन टाइम t हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी बता सकते हो? I² R इंटू टी। और पावर कितनी होती है? पावर तो I²R V²/R, ये हमने पढ़ा था। लेकिन पावर जो होती है H/T, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। तो यदि रेजिस्टेंस R से टाइम t में हीट निकालनी है, करंट I फ्लो हो रही है, तो H की वैल्यू I²R इंटू टी होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। कॉपी कर लो जरा 1 मिनट जल्दी से इसे, इसी पर अपन सवाल करेंगे। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये मैंने सवाल क्यों करा। ध्यान से देखो, ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है। हमने एक बैटरी से V वोल्ट की बैटरी से लगाया इसमें R, तो इसमें जो है करंट फ्लो होती है। तो इस सर्किट में करंट फ्लो होती है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ये जब आप की को क्लोज कर देते हो तो इसमें, और फाइनली करंट क्या हो जाती है? फाइनली करंट हो जाती है 0 जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। फुल्ली चार्ज होने की कंडीशन में कैपेसिटर कैसा वर्क करता है? ओपन सर्किट। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके तो हमें, अब जब इसमें से करंट फ्लो होगी, लेकिन करंट है वेरिएबल। करंट कैसी है? वेरिएबल। तो इसमें से हीट तो निकलेगी, हीट तो निकलेगी ना इसमें से हीट। तो हीट, करंट पहले बहुत ज्यादा है तो पहले हीट ज्यादा निकलेगी, फिर करंट कम होती जाएगी तो हीट भी कम होती जाएगी, लेकिन निकलेगी तो टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? T = 0 से T = इनफाइनाइट तक।
क्लियर है के बाद? तो मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं ऐसे करके, फाइंड द हीट प्रोड्यूस, फाइंड द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट शॉन बिलो। और ये चित्र भी दे रखा है, फ्लो देखो, यहीं से आप सॉल्यूशन लिख देना। ये है करंट थ्रू रेजिस्टेंस, करंट थ्रू रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल है, सही है। अब अगर जो करंट कांस्टेंट होती तो आप हीट लिख देते आई स्क्वायर आर इंटू टी, लेकिन करंट है वेरिएबल, इसलिए इन dt टाइम, छोटे से टाइम इंटरवल में इन dt टाइम dh जो होगा वो आई स्क्वायर इंटू डी टी होगा। dt टाइम में dh इसमें से हीट निकली तो यही तो लिखूंगा dh। तो टोटल हीट कैसे लिख लूंगा? टोटल हीट जो h होगी, I will integrate this, that is h is equal to I square r into dt। इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक? जीरो से लेके समय जो होगा t कहां से कहां तक होगा? जीरो से लेके इंफिनिटी तक हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड पे देखो r तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, और i की वैल्यू जो है कितनी है? आई नॉट स्क्वायर माइनस टी अपॉन आर सी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, और ये आर आ गया बाहर। आई नॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। ई की पावर माइनस टू टी अपॉन आर सी का इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी तक करना है, एंड यू विल गेट द टोटल हीट। इंटीग्रेट करेंगे अपन, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा टोटल हीट। कैसे? ये आ जाएगा h इजकल टू आर आई नॉट स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x, e की पावर माइनस ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए, इस चीज को याद रखना है ना। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा e की पावर माइनस टू टी अपॉन आर सी अपॉन माइनस टू अपॉन आर सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। तो बोर्ड पे देखो आर आई नॉट स्क्वायर अपॉन माइनस टू अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टू टी अपॉन आर सी फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। तो मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा आर स्क्वायर सी अपॉन टू, और आई नॉट की वैल्यू होती है वी अपॉन आर मैक्सिमम करंट, और फिर इसमें रखेंगे e की पावर माइनस इंफिनिटी, माइनस लगा के e की पावर माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर सी वी स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा जीरो माइनस वन, तो आर से आर तो हाफ सी वी स्क्वायर। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट ड्यूरिंग चार्जिंग, वो हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर हो। एक चीज देखो, तो मतलब इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये बताओ फाइनली स्टेट में, यहां पे फाइनली एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर पर एनर्जी कितनी स्टोर होगी? बोर्ड पे देखना, ये है बैटरी, ये इसमें से चार्ज, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस पर जो वोल्टेज होगा, ये ओपन सर्किट हो जाता ना ऐसे, यूं ऐसे, तो इस पर जो वोल्टेज होगा जीरो वी, और ये भी क्या होगा वी, और ये भी क्या होगा जीरो। तो वीसी जो फाइनली वोल्टेज होता है वी, तो एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ सी वी स्क्वायर। किसकी एनर्जी? कैपेसिटर की एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बात समझ में आ रही है नहीं? दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो
बैटरी इसमें से वर्क करती है। जब बैटरी वर्क करती है तो वो बैटरी का वर्क यानी इसमें से जो चार्ज निकलता है, तो एनर्जी तो इसके अंदर स्टोर होती रहती है और कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में, रेजिस्टेंस से हीट की फॉर्म में निकलती रहती है। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हुई, हाफ CV स्क्वायर, और हाफ CV स्क्वायर ही एनर्जी रेजिस्टेंस के फॉर्म में बाहर निकल गई। तो इसका मतलब जितना ने बैटरी ने वर्क किया, इधर देखो, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर प्लस हीट प्रोड्यूस। तो एनर्जी स्टोर कितनी हुई कैपेसिटर में, हाफ CV स्क्वायर, और हीट प्रोड्यूस कितनी हुई, हाफ CV स्क्वायर, तो ये हो गया CV स्क्वायर। तो दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप किसी रेजिस्टेंस को कैपेसिटर के अक्रॉस जोड़ के करते हो तो बैटरी जो वर्क करती है वो CV स्क्वायर करती है ना, और CV स्क्वायर का आधा तो कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है और आधा वायर के द्वारा हीट यानी गर्मी के द्वारा निकल जाता है। तो जो इफिशियंसी होती है बैटरी की वो 50% ही रह जाती है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये है।